हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर होम साइंस क्लासेस। आपको पता है हम इस टाइम पे प्रसार शिक्षा की थ्योरी कर रहे हैं। हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा की थी प्रसार शिक्षा क्या है, इसके इतिहास के बारे में देखा था, राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी विशेषताएं भी देखी थी, प्रसार शिक्षा के दर्शन देखे थे, सिद्धांत देखे थे। आज हम देखेंगे प्रसार शिक्षण पद्धति क्या है और अभिप्रेरणा क्या है। चलिए देखते हैं प्रसार शिक्षण पद्धति क्या होती है। तो प्रसार शिक्षण स्वैच्छिक शिक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। प्रसार शिक्षण किस सिद्धांत का पालन करता है? स्वैच्छिक शिक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। स्वयं की सहायता हेतु मतलब अपनी सहायता के लिए स्वेच्छा से शिक्षा ग्रहण करने के निमित्त कोई भी व्यक्ति तभी जिज्ञासु होगा, तभी प्रयत्नशील होगा जब कोई प्रेरक शक्ति उसे प्रभावित करेगी। वास्तव में मनुष्य की समस्त क्रियाएं अभिप्रेरणा द्वारा ही होती हैं। मनुष्य की समस्त क्रियाएं कैसे होती हैं? अभिप्रेरणा द्वारा होती हैं और प्रत्येक मानवीय क्रिया के पीछे कोई न कोई अभिप्रेरक शक्ति होती है। तो हिलगार्ड एवं एटकिंसन के अनुसार अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले तत्व, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? एक है आवश्यकता, दूसरा है अंतर्नोद, तीसरा है प्रोत्साहन। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले 3 तत्व हैं। कौन कौन से? आवश्यकता, अंतर्नोद, प्रोत्साहन। और ये बताया किसने है? हिलगार्ड एवं एटकिंसन। आपसे ये पूछा जाएगा हिलगार्ड एवं एटकिंसन के अनुसार अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं? तो कौन कौन से बताएंगे? यही तीनों बताएंगे, आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। अब देखते हैं ये आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन है क्या। तो आवश्यकता व्यक्ति को क्रियात्मकता प्रदान करती है। जब इंसान को आवश्यकता होती है तभी वह क्रिया करता है। सर्वप्रथम वह मानसिक स्तर पर गतिशील होता है। आवश्यकता के फलस्वरूप व्यक्ति जिस मानसिक तनाव की स्थिति से गुजरता है उसे अंतर्नोद कहते हैं। जब व्यक्ति जिस मानसिक तनाव से गुजर रहा होता है तो उसे ही अंतर्नोद कहते हैं। अपनी आवश्यकता की पूर्ति के निमित्त वह क्रिया करने को अभिप्रेरित होता है। मतलब वह अपनी आवश्यकता के अनुसार आवश्यकता होती है तब वह क्रिया करने को अभिप्रेरित होता है, जो अंतर्नोद की विशेषता है। या किसकी विशेषता है? या अंतर्नोद की विशेषता है। जब व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है तो अंतर्नोद में कमी आ जाती है, किंतु प्रोत्साहित होता है। जैसे जब व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो उसके अंतर्नोद में कमी आ जाती है, लेकिन व्यक्ति प्रोत्साहित होता है। चलिए देखते हैं अभिप्रेरकों के प्रकार। हमने देखा कि प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, तो वो है आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। अब हम देखते हैं अभिप्रेरकों के प्रकार देखते हैं। तो अभिप्रेरक 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा? जन्मजात, दूसरा उपार्जित। तो जन्मजात या शरीरजन्य अभिप्रेरक क्या होते हैं? जन्मजात अभिप्रेरक सभी सभी जीवों में पाए जाते हैं। जैसे नींद, काम, मलमूत्र त्यागने की इच्छा, खतरे से बचने की प्रवृत्ति इत्यादि। ये हमारे जन्मजात होते हैं। अब उपार्जित देखते हैं, उपार्जित अभिप्रेरक क्या होते हैं? ये उपार्जित अभिप्रेरक भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है वैयक्तिक और दूसरा होता है सामाजिक। तो उपार्जित अभिप्रेरक क्या होता है? व्यक्ति जब जन्म लेता है तो उसकी आवश्यकताएं जैसे भूख, प्यास, नींद, मलमूत्र त्यागने की इच्छा सीमित होती है। जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसकी आवश्यकताएं सीमित होती हैं। जैसे जब हमने जन्म लिया तो हमारी आवश्यकताएं सीमित थी, हम और बड़े हुए तो हमारी थोड़ी सी आवश्यकता बढ़ी। हम जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हम वैसे वैसे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती जाएंगी। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती जाती है, उसके अनुभव बढ़ते जाते हैं, तो अभिप्रेरकों में परिमार्जन होता है। उपार्जित अभिप्रेरक भी कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वैयक्तिक, दूसरा होता है सामाजिक। तो व्यक्तिगत अभिप्रेरक क्या होते हैं? व्यक्ति अभिप्रेरकों के अंतर्गत आदतें, जीवन लक्ष्य, अभिरुचि, अभिवृत्ति, दृष्टिकोण, अचेतन इच्छाएं आदि होती हैं। लेकिन सामाजिक के अंतर्गत क्या होती हैं? सामाजिक अभिप्रेरकों में सामुदायिकता, युद्ध प्रवृत्ति, संग्रहशीलता, उपलब्धि प्राप्त करने की आकांक्षा जैसे तत्व आते हैं। यह तत्व व्यक्ति को सामाजिक
प्रतिष्ठा, मान मर्यादा से विशेष रूप से जुड़े होते हैं। पहला क्या होता है, व्यक्तिक में क्या होता है, व्यक्तिक में होता है कि व्यक्ति की आदतें, जीवन लक्ष्य, अभिरुचि ये सब आते हैं। लेकिन सामाजिक में क्या होता है, सामाजिक में उनको युद्ध प्रवृत्ति, संग्रहशीलता, उपलब्धि प्राप्त करने की आकांक्षाएँ आदि आ जाते हैं, जो उन्हें जिससे उनको समाज में मान सम्मान मिलता है। तो ये हो गए हमारे अब प्रेरकों के प्रकार। अब चलिए देखते हैं प्रसार शिक्षा के चरण। ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये यहाँ से क्वेश्चन तो हमेशा बन जाता है और इसको आपको इनके चरणों को क्रम से याद रखना है। तो चलिए देखते हैं इनके कितने चरण हैं। इनके यही 8 चरण हैं। पहला है अटेंशन मतलब ध्यानाकर्षण। दूसरा है अभिरुचि मतलब इंटरेस्ट। तीसरा है आकांक्षा मतलब डिज़ायर। चौथा है विश्वास मतलब कन्विक्शन। पांचवा है जानकारी मतलब नॉलेज। छठा है क्रिया मतलब एक्शन। सातवां है संतुष्ट मतलब सेटिस्फैक्शन। आठवां है मूल्यांकन मतलब इवैल्यूएशन। आपको इसे क्रम से याद रखना है। तो ये भी यहाँ से पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि इसमें से कौन से प्रसार शिक्षा के चरण हैं, कौन से नहीं हैं, या प्रसार शिक्षा का पहला चरण क्या है, अंतिम चरण क्या है। ये भी पूछा जाएगा पहले ए का क्या अर्थ होता है, दूसरे ए का क्या अर्थ होता है। तो ये हमें क्वेश्चन ऐसे भी मिल जाते हैं और क्वेश्चन हमें इस भाषा में भी मिल जाते हैं। मतलब आपको ये इतना लिख के दे दिया जाएगा, हर चरण का पहला पहला अक्षर। मतलब ए से अट्रैक्शन, आई से इंटरेस्ट, डिजायर, सी से कन्विक्शन, के से नॉलेज, ए से एक्शन, एस से सेटिस्फैक्शन और ई से इवेल्युएशन। तो ये पूछा जाएगा कि किससे संबंधित है, तो आपको बताना है प्रसार शिक्षा के चरणों से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं ये अटेंशन है क्या, मतलब ध्यानाकर्षण है क्या। किसी परिणाम या प्रतिफल को देखकर ही लोगों का ध्यान उसकी ओर आकर्षित होता है। उदाहरण के लिए स्वेटर के सुंदर नमूने, नए नए व्यंजन, हस्तकला से सुसज्जित घर महिलाओं को आकर्षित करते हैं। तो ये अटेंशन कैसे होता है, जब हम कोई चीज़ को, किसी परिणाम को देखते हैं तो हमारा ध्यान उसी की तरफ जाता है। जैसे अगर कोई सुंदर सुंदर स्वेटर के नमूने बना रहा है तो हम उसे देखते हैं, कोई अच्छे पकवान बना रहा है या सुंदर हस्तकला से अपने घर को सजाए हुए हैं, तो ये सब हमें आकर्षित करते हैं। सबसे पहले हमारे अंदर आकर्षण आता है और फिर जैसे एक और उदाहरण ले लेंगे और ये अटेंशन कहाँ से हम लाएँगे, तो कृषि प्रदर्शनी मतलब कृषि की प्रदर्शनी कर कर, कृषि मेला कर कर, हस्तशिल्प प्रदर्शनी, पोस्टर से, छायाचित्र प्रदर्शनी, रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के कृषि एवं महिला उपयोगी प्रसारण, सिनेमा आदि के माध्यम से लोगों का ध्यान आकर्षण किया जाता है। इसका दूसरा चरण है, ये तो पहला चरण था। अब चलिए देखते हैं दूसरा चरण क्या है। दूसरा चरण है हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट क्या है, अभिरुचि एक प्रतिक्रिया है जो ध्यानाकर्षण के कारण होता है। अभिरुचि सबसे पहले हमारा ध्यानाकर्षण होगा, तब हमें उस चीज़ में अभिरुचि उत्पन्न होगी, तब हमें उस चीज़ में रुचि आएगी। ग्रामीणों के लिए इस स्थिति में इतना ही जानना पर्याप्त है कि नई पद्धति द्वारा ऐसा परिणाम प्राप्त किया जा सकता है और यह परिणाम लाभकारी है। मतलब कि उनकी जब रुचि उत्पन्न हो जाएगी तो उनको इतना जानना ज़रूरी है कि जो ये कार्य किया जा रहा है इसका परिणाम अच्छा प्राप्त हुआ और यह हमारे लिए लाभकारी है। चलिए देखते हैं डिज़ायर क्या है। तो डिज़ायर क्या है? डिज़ायर है आकांक्षा एक आंतरिक शक्ति है। पहले क्या होगा? पहले हमारा ध्यान आकर्षण होगा, फिर हमें उसमें रुचि उत्पन्न होगी, फिर हमारी आकांक्षा आएगी। मतलब आकांक्षा एक आंतरिक शक्ति है, शांति है, जो सीखने की क्रिया को गत्यात्मकता प्रदान करती है। आकांक्षा से प्रभावित होकर व्यक्ति अधिक उत्साह के साथ किसी भी काम को करना सीख जाता है। जब व्यक्ति के अंदर आकांक्षा होती है, तो व्यक्ति कार्य करना सीख जाता है। प्रसार शिक्षक की चेष्टा यही होनी चाहिए कि वह अभिरुचि को आकांक्षा में परिवर्तित होने का वातावरण बनाए। मतलब उसकी आकांक्षा प्रसार शिक्षक की चेष्टा होनी चाहिए कि वो अभिरुचि को ऐसा बनाए कि व्यक्ति को जो है आकांक्षा, उसकी अभिरुचि जो है वो आकांक्षा में परिवर्तित हो जाए। चलिए देखते हैं आगे। आगे है चौथा विश्वास। विश्वास का क्या अर्थ है? सबसे पहले जो है विश्वास। ग्रामीणों के मन में नई पद्धतियों के प्रति विश्वास जगाने में प्रसार कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है।
विभिन्न प्रसार माध्यमों की सहायता लेकर वह ग्रामीणों के समक्ष नई पद्धतियों एवं सूचनाओं को एक निर्विवाद सत्य की तरह प्रस्तुत करता है। मतलब विभिन्न प्रकार के माध्यम कैसे, जैसे देखने का माध्यम हो गया, सुनने का माध्यम हो गया, कुछ माध्यम ऐसे होते हैं जो देखने और सुनने दोनों के काम आते हैं। तो हमें इनका प्रयोग करके ग्रामीणों को दिखाना चाहिए जिससे उनको विश्वास हो जाए। तो और फिर विश्वास होने के बाद क्या होगा, उनको जानकारी। अब आ जाते हैं जानकारी पर। तो जानकारी क्या है? ग्रामीणों के मन में जब कोई पद्धति के प्रति विश्वास घर कर लेता है, तो वह विषय विषय संबंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करने को उद्युक्त हो जाते हैं। जैसे अगर उन्हें किसी चीज़ के प्रति विश्वास हो गया, उनको पता चला कि हाँ, ये लाभकारी है, तो वो उससे संबंधित जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। इस समय प्रसार कार्यकर्ता को ग्रामीणों को उन पद्धतियों से संबंधित जानकारी देना है, जिससे वे कार्य संपादन में जुट सकें। ग्रामीणों को जानना चाहिए कि उन्हें क्या करना है, कहाँ से प्रारंभ करना है। मतलब कि जब उनको विश्वास हो जाए और वो जब जानकारी जानना चाहें, जानकारी उस विषय के बारे में जानना चाहें, तो प्रसार कार्यकर्ता को ऐसी जानकारी देनी चाहिए, ऐसी पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे ग्रामीण लोग तुरंत अपने कार्य में जुट सकें। क्रिया क्रिया क्या है? यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण है। किसी भी कार्य से संबंधित शिक्षण तभी सफल होता है जब लोग उस कार्य को व्यवहार में लाते हैं। मतलब लोगों ने देखा, उनका ध्यान आकर्षण हुआ, उनके अंदर अभिरुचि जगी, उनकी आकांक्षा हुई, उन्होंने विश्वास भी कर लिया, उनको जानकारी भी हो गई। लेकिन जब तक वो उस कार्य को करेंगे नहीं, तब तक कैसे वो सफल होगा? वो कार्य तब तक कैसे सफल होगा? और शिक्षण तभी सफल माना जाएगा जब लोग उस कार्य को व्यवहार में लाएँगे। जानकारी के पहुँचने के बावजूद जब ग्रामीण पुरानी पद्धतियों के अनुसार काम करते हैं, तो प्रशिक्षण विफल हो जाता है। मतलब जब लोग वही पुराने कार्य तब भी कर रहे हैं जब आपने इतनी शिक्षा उनको दे दी। मतलब आपने उनका ध्यानाकर्षण भी कर लिया, उनके अंदर आकांक्षा भी उनको मतलब उनके अंदर अभिरुचि भी उत्पन्न हो गई, उनको आकांक्षा भी हो गई, उनको विश्वास भी हो गया कि हाँ, ये चीज़ सही है, हमारे लिए लाभकारी है। उन्होंने उस पद्धति के बारे में पूरी जानकारी भी कर ली। लेकिन जब वो क्रिया कर ही नहीं रहे हैं, वो कार्य अपने पुराने तरीके से ही कर रहे हैं, तो हमारे प्रसार शिक्षण का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो हमारा प्रोग्राम जो है, हमारा जो कार्यक्रम था, वो विफल हो जाएगा। अब देखते हैं, अब हम 7वाँ चरण है इसका, संतुष्टि। संतुष्टि क्या है? संतुष्टि वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने पर ही संतुष्टि प्राप्त होती है। वांछित लक्ष्यों के अंतर्गत व्यक्ति की आवश्यकता के पूर्ति, उनकी समस्या के निदान, कार्य क्षमता में वृद्धि, इसी तरह की कोई कई और बातें हो सकती हैं। मतलब संतुष्टि कब होगी? जब व्यक्ति को उनकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाएगी, उनकी समस्याओं का निदान हो जाएगा, उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि हो जाएगी, उनके कार्य करने के तरीके में परिवर्तन हो जाएगा। तभी ये क्या होगा, तभी उनको संतुष्ट होगी। प्रसार कार्यकर्ता को इस बात के प्रति सतर्क रहना चाहिए कि उन्हें लक्ष्यों की प्राप्ति की क्षमता एवं योग्यता उनके पास हो। ग्रामीणों की कार्य क्षमता एवं संसाधनों को ध्यान में रखकर किसी के निमित्त उन्हें प्रोत्साहित या प्रेरित करना चाहिए। मतलब पहले हमें देखना चाहिए ग्रामीणों के पास सुविधा क्या-क्या है। हम कहीं ऐसी चीज़ तो नहीं बता रहे हैं जो उनके पास है ही नहीं। जब उनके पास होगा नहीं, तो उसका प्रयोग कैसे करेंगे? अगर प्रयोग नहीं करेंगे, तो हमारा कार्यक्रम असफल रह जाएगा। इसलिए हमें उन्हें ऐसी चीज़ें बतानी चाहिए जो उनके आस-पास की वातावरण में पाया जाता हो या उनके परिवेश में पाया जाता हो। इसका आखिरी चरण है मूल्यांकन। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन एक विश्लेषणात्मक अध्ययन है, जो कार्य संपादन की त्रुटि या लाभों की जानकारी देता है। मूल्यांकन क्या है? मूल्यांकन हमें हमेशा करना चाहिए। मतलब कि मूल्यांकन क्या होता है कि जब हम कोई कार्य करते हैं, अगर उसमें सफलता प्राप्त होती है, तो उसे हमें देखना चाहिए किन-किन कारणों से हमें सफलता प्राप्त हुई है। अगर हमें सफलता नहीं प्राप्त होती है, तो भी हमें यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि हमें सफलता किन कारणों से नहीं मिली है। जैसे कुछ लोग पिछली बार टीजीटी, पीजीटी का फॉर्म डाले थे और वो विफल रहे।
वो सफलता उनको नहीं मिली। तो वो अगर उसी तरह से पढ़ाई करेंगे, उन्होंने अगर नहीं देखा कि हमने पिछली बार क्या गलती की थी, क्या नहीं पढ़ा था, जो पेपर में आया था, हमसे कौन-सी गलती होगी, अगर वो अपनी गलती को नहीं समझेंगे, नहीं सुधारेंगे, तो क्या वो अगली परीक्षा में पास हो पाएँगे? जो इस बार परीक्षा दी है, उसमें पास हो पाएँगे? नहीं। तो वही कहा जा रहा है कि मूल्यांकन ज़रूरी होता है। कार्य संपादन की क्रिया के क्रम में समय-समय पर कार्य प्रगति से संबंधित सूचनाएँ मूल्यांकन द्वारा ही प्राप्त की जाती हैं। समय पर दोष निवारक होना अपने आप में महत्वपूर्ण है। मतलब कि हमें अपनी गलतियों को सुधार लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। तो हमारे प्रसार शिक्षा के चरण कौन-कौन से हैं? एक बार हम क्रमवाइज़ देख लेते हैं। प्रसार शिक्षा के 8 चरण हैं, कौन-कौन से हैं? वो हैं अटेंशन, इंटरेस्ट, डिज़ायर, कन्विक्शन, नॉलेज, एक्शन, सैटिस्फैक्शन, इवैल्यूएशन। आप ये इंग्लिश वर्ज़न याद रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इनको हमें क्रम से याद रखना है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि किस-किस तरह से आपसे पूछे जाएँगे। इसके अंदर से कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस पूछा जाएगा इसी में से। आपको इतना याद रखना है कि इसका पहला चरण कौन-सा है, दूसरा चरण कौन-सा है, आखिरी वाला कौन-सा है। इस या कोई दे दिया गया जैसे विश्वास के बाद क्या आता है, आपको ऐसे बताना है। या पूछ लिया इसमें पहले ए का क्या मतलब है, दूसरे ए का क्या मतलब है, तो इन सब चीज़ों को आपको याद रखना है। तो चलिए बताइएगा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।